मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस पैसे जमा करने आया था। हट जाओ, यहाँ अमीर लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं। बेटा जरा पैसे जमा कर देना। पहले इस बच्चे को देखो, यहाँ का करे तो चोर है, उसकी जांच करो, हो सकता है उसने कुछ चुरा लिया हो। ये पानी तेरे जैसी भिखारी के लिए नहीं है, साफ ग्राहकों के लिए है, समझा? तुम मेरे को जानते नहीं हो, मैं तुम सबको नौकरी से निकलवा दूंगा। उसी बैंक के कोने में राजेश नाम का पत्रकार चुपचाप बैठा सब देख रहा था। उसने मोबाइल उठाया और सोचा, अगर आज ये रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर कभी कोई सच्चाई नहीं देख पाएगा। कैमरा ऑन और हर एक बदसलूकी, हर एक ताना, हर एक धक्का उसके वीडियो में कैद होने लगा। जब दादी रोती हुई अंकित का हाथ पकड़कर बाहर निकली, राजेश आगे बढ़ा। आंटी जी, मैं पत्रकार राजेश हूं, जो अंदर हुआ वो गलत था, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? दादी ने कांप के आवाज में कहा, बेटा हम चोरी नहीं करने आए थे, बस थोड़े से पैसे जमा कराने थे। अंकित सिसकते हुए बोला, अंकल उन्होंने मुझे चोर कहा, पानी भी नहीं दिया। राजेश की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं चाहता हूं लोग आपकी सच्चाई देखें, क्या आप अपनी पूरी कहानी बता देंगी? और फिर छोटे से घर में बैठकर कैमरे के सामने खुलती है उनकी दर्द भरी दास्तां। कैसे अंकित उनके साथ रहता है, क्यों बैंक आए थे और गरीबी ने उनकी जिंदगी को कितना मुश्किल बना दिया है। राजेश जानता नहीं था कि उसकी ये रिकॉर्डिंग आगे चलकर तूफान खड़ा कर देगी और इस कहानी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस रात जैसे ही राजेश ने वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला, किसी ने नहीं सोचा था कि ये साधारण सा लगने वाला क्लिप पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचा देगा। कुछ ही घंटों में वीडियो पर हजारों व्यूज आने लगे, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोग गुस्से से लिख रहे थे, क्या गरीब होना गुनाह है? कोई बोला, एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार, शर्म आनी चाहिए बैंक को। धीरे धीरे वीडियो हर प्लेटफॉर्म पर शेयर होने लगा। दोस्तों के ग्रुप, न्यूज पेज, समाज सेवी संगठनों के अकाउंट, हर जगह वही वीडियो घूमने लगा। सुबह तक कई बड़े पत्रकारों और डिजिटल मीडिया चैनलों ने भी इसे उठा लिया। न्यूज स्टूडियो में बहस शुरू हो गई, क्या वाकई हमारे बैंक गरीबों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? बैंक का नाम लगातार टीवी स्क्रीन पर चमक रहा था और साथ में वो दृश्य जिसमें अंकित को धक्का दिया जाता है और पानी तक नहीं पीने दिया जाता। बैंक के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग कहने लगे कि वे ऐसे बैंक का बहिष्कार करेंगे। कई पुराने ग्राहक भी आगे आकर अपनी शिकायतें बताने लगे, जिससे आग और भड़क गई। अब मामला सिर्फ एक बच्चे के अपमान का नहीं रहा, ये पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रतीक बन चुका था। मीडिया टीमों ने बैंक मैनेजमेंट से जवाब मांगा, लेकिन शुरुआत में बैंक चुप रहा और इसी चुप्पी ने उसकी छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। सोशल मीडिया पर हर नया शेयर, हर नई पोस्ट बैंक की साख को थोड़ा थोड़ा गिराती जा रही थी। कुछ ही दिनों में जो बैंक खुद को भरोसे का प्रतीक बताता था, वही अब घमंड, भेदभाव और निर्दयता का उदाहरण बनकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका था। और ये तूफान अभी रुकने वाला नहीं था। वीडियो के वायरल होने के बाद घटनाएं जिस रफ्तार से बदलने लगी, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। रात भर लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन बजते रहे, हर तरफ वही वीडियो, वही बच्चा, वही अपमान। सुबह जब शहर जागा तो खबर पहले ही आग बनकर फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे, इस बैंक में कुछ बहुत गलत है, ये मामला यूं ही नहीं रुकेगा। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अचानक ब्रेकिंग हेडलाइन चला दी और उसी पल से सबकी नजरें उस बैंक पर टिक गईं। एंकर गंभीर आवाज में पूछ रहा था, क्या हमारा सिस्टम गरीब को देखते ही अपराधी मान लेता है? पैनल में बैठे विशेषज्ञ बहस कर रहे थे। वीडियो बार बार स्लो मोशन में चल रहा था और हर रिप्ले के साथ गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। बैंक मैनेजमेंट घबराहट में मीटिंग पर मीटिंग कर रहा था, फिर भी बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ ग्राहक चिल्ला रहे थे, हम अपने खाते बंद कर देंगे। वहीं मीडिया वैनें बैंक के बाहर डेरा डाल चुकी थीं। माइक हवा में उठे थे, क्या आप जवाब देंगे, किसकी गलती थी? पर अंदर से सिर्फ चुप्पी, और ये चुप्पी ही सबसे बड़ा संदेह बनती जा रही थी। सोशल मीडिया पर हर मिनट नए खुलासों की चर्चा चल रही थी। किसी ने लिखा कि ये बैंक पहले भी शिकायतों में घिरा था। किसी ने दावा किया कि और भी पीड़ित सामने आएंगे। शहर भर में एक अनकही बेचैनी फैल गई। लोग सोचने लगे, अगर आज ये बच्चे के साथ हुआ तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर एक रहस्यमय खबर उड़ते उड़ते लोगों तक पहुंची कि इस वीडियो के पीछे की सच्चाई शायद अभी पूरी सामने आई ही नहीं है, कि कहानी में एक ऐसा राज छुपा है जो उजागर हुआ तो न सिर्फ बैंक बल्कि कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। अब हर कोई इंतजार कर रहा था, अगला खुलासा क्या होगा और किसकी दुनिया अचानक टूट जाएगी। बैंक के मुख्यालय से हजारों किलोमीटर दूर एक विदेशी शहर की ऊंची इमारत में रात गहरी हो चुकी थी।
शानदार ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए संजय मेहता देर तक सोच में डूबा बैठा था। तभी उसके असिस्टेंट ने घबराते हुए लैपटॉप आगे खिसकाया। सर, ये वही वीडियो है जो पूरे देश में वायरल हो रहा है। संजय ने प्ले पर क्लिक किया। स्क्रीन पर वही दृश्य उभर आया। फटे कपड़े पहना छोटा बच्चा, साथ में एक बूढ़ी दादी और बैंक का बेरहम व्यवहार। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता, संजय के हाथ कांपने लगे। जब कैमरा बच्चे के चेहरे के पास गया, संजय अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आवाज भर्रा गई। रुको, इस वीडियो को पीछे करो, बस यहीं रोक दो। फ्रेम में अंकित का चेहरा साफ दिख रहा था, नन्हा सा, डरा सहमा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद। संजय की सांसें तेज हो गईं। उसके मन में कई साल पुराने जख्म फिर से हरे हो उठे। वो दिन याद आया जब एक हादसे में उसका 3 साल का बेटा भीड़ में कहीं खो गया था। पुलिस, अखबार, टीवी सबने तलाश की, पर कोई सुराग नहीं मिला। संजय ने स्क्रीन के सामने झुककर बच्चे के चेहरे को गौर से देखा। नाक का वही आकार, माथे पर बाईं तरफ का छोटा सा निशान और मुस्कान की झलक जो कभी उसके बेटे में थी। उसने खुद से बुदबुदाया, नहीं, क्या ये सच में वही हो सकता है? दिल कह रहा था हां, दिमाग कह रहा था ये सिर्फ शक है, लेकिन शक इतना गहरा था कि अब नजरें हटाना मुश्किल हो गया। अचानक वीडियो में पत्रकार राजेश दादी से पूछता है, बाबूजी का नाम क्या था? दादी ने जवाब दिया, हम उसे बचपन से ही अंकित कहते हैं, असली नाम तो। संजय ने आगे बढ़ाया। दादी ने धीमी आवाज में कहा, उसके असली पिताजी का नाम संजय था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। संजय के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसके दिल में बिजली सी कौंधी। ये संयोग हो सकता है या फिर किस्मत उसे वापस बुला रही है? अब एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या सच में वो बच्चा उसका खोया हुआ बेटा है? और अगर हां, तो इतने सालों से वो कहां था, कैसे जी रहा था और किसने उससे उसका अपना घर छीन लिया? संजय ने तुरंत फोन उठाया। आवाज में डर और दृढ़ता दोनों थे। मुझे इस बच्चे का हर हाल पता करो। दादी कौन है, कहां रहती है, सब कुछ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। सच की तलाश, रिश्तों का इम्तिहान और एक ऐसे रहस्य का खुलासा जिसे जानकर सब दंग रह जाने वाले हैं। रात भर पूरे शहर में यही चर्चा थी। वायरल वीडियो, बैंक की शर्मनाक हरकत और अब मामला ऊपर तक जा पहुंचा था। सुबह होते ही बैंक मैनेजर सुरेश बेचैनी के साथ दादी और अंकित के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंजती रही, अगर हमने गलती की है तो उसे सुधारना ही होगा। टूटी छत, मिट्टी की दीवारें और बाहर खड़ी चिंतित भीड़। सुरेश दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ पल के लिए ठिठक गया। अंदर दादी खांसते हुए मुश्किल से बैठी थीं और अंकित उनके पास चुपचाप पानी का गिलास पकड़े खड़ा था। दादी ने उसे देखते ही घबराकर पूछा, बाबू, अब क्या लेने आए हो? सुरेश धीमे स्वर में बोला, मां जी, मैं माफी मांगने आया हूं। आपने जो सहा वो नहीं होना चाहिए था। उसने जेब से अस्पताल का कार्ड निकाला और कहा, पहले इलाज जरूरी है, बाकी बातें बाद में। अगले ही पल उसने अपनी गाड़ी बुलवाई, दादी को सहारा दिया और अंकित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चलो बेटा, डरना मत, मैं हूं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दादी को एडमिट कर लिया। सुरेश बाहर बैठा लंबे समय तक सोचता रहा। आज पहली बार उसे लगा कि सही मैनेजर वही है जो सिर्फ बैंक नहीं, इंसानियत भी संभाले। उधर विदेशी देश में बैठे संजय मेहता ने सब रिपोर्ट्स मंगवाई। जितनी जानकारी आती उतनी बेचैनी बढ़ती जाती। वो देर तक फोटो देखता रहा। अंकित की मासूम आंखें, वो निशान, सब कुछ जैसे किसी पुरानी याद से जुड़ रहा था। आखिर उसने फैसला कर लिया। उसने डॉक्टर को फोन किया और कहा, मैं भारत आ रहा हूं और एक काम तुरंत करवाना है, डीएनए टेस्ट। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि वही? संजय ने गहरी सांस लेकर कहा, यकीन नहीं, पर दिल कह रहा है अगर मैंने ये मौका खो दिया तो शायद उम्र भर पछताऊंगा। अब कहानी 2 रास्तों पर खड़ी थी। एक तरफ अस्पताल में दादी का इलाज, दूसरी ओर एक ऐसा सच जो रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल सकता था। क्या डीएनए रिपोर्ट यह साबित करेगी कि अंकित सच में संजय का खोया बेटा है, या फिर किस्मत ने कोई और बड़ा खेल खेल रखा है? आगे जो होने वाला था वो न सिर्फ बैंक बल्कि पूरे शहर की किस्मत बदल देने वाला था। अस्पताल की लंबी ठंडी गलियों में रात जैसे रुक सी गई थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती लगातार जल रही थी, हर पल उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ। अंकित अपनी उंगलियां कसकर जोड़कर बैठा था और बार बार फुसफुसाता, भगवान, दादी को बचा लेना।
आखिर वो पल आया। दरवाजा खुला और सर्जन ने मास्क हटाते हुए धीमे से कहा, ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरा टल गया। अंकित की आंखों से आंसू फूट पड़े। सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पहली बार महसूस हुआ कि कभी कभी एक छोटी सी जीत पूरी जिंदगी का मतलब बदल देती है। उधर हवाई अड्डे पर तेज कदमों से बाहर निकलते हुए संजय मेहता के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो सीधे होटल नहीं गया, सीधे उसी अस्पताल पहुंच गया जहां अंकित और उसकी दादी भर्ती थे। रिसेप्शन पर खड़े होकर उसने डॉक्टर से सिर्फ एक बात कही, रिपोर्ट जैसे ही आए मुझे तुरंत बताइएगा। कमरे में अकेला बैठा वो बार बार पुरानी तस्वीरें देखता रहा, अपने खोए हुए बच्चे की, उस दुर्घटना की जिसने उसकी दुनिया तोड़ दी थी। उसके मन में एक सवाल लगातार चुभता रहा, अगर सच में वही मेरा बेटा निकला तो इतने सालों तक उसने क्या झेला होगा। रात गहराती गई। बाहर अस्पताल की लाइटें जल रही थीं और अंदर हर टिक टिक के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। नर्स ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। सर, लैब से फोन आया है, डीएनए रिपोर्ट तैयार है। संजय की उंगलियां कांप गईं। उसने फाइल को देखा लेकिन खोल ना सका। दूर किसी कमरे में अंकित दादी का हाथ थामे सो गया था और यहां एक कागज तय करने वाला था कि वे दोनों आज से अजनबी रहेंगे या फिर एक परिवार बन जाएंगे। अगला पल या तो जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला था या ऐसा सच जो दिल तोड़ दे। लैब का दरवाजा धीरे धीरे खुला। हाथ में फाइल थामे डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। संजय ने घबराकर पूछा, डॉक्टर सच बताइए, रिपोर्ट क्या कहती है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली, फाइल आगे बढ़ाई और शांत स्वर में बोला, मिस्टर मेहता, डीएनए मैच हो गया है। लड़का अंकित आपका ही बेटा है। उस एक वाक्य ने जैसे समय रोक दिया। संजय के हाथ कांप गए, आंखें भर आईं। इतने सालों का खालीपन, हर रात का पछतावा, हर प्रार्थना, सब एक झटके में सामने आ गया। वो फाइल सीने से लगाकर सिर्फ इतना कह सका, मेरा बेटा। अगले ही पल वो तेज कदमों से वार्ड की ओर भागा। कमरे के भीतर दादी बिस्तर पर लेटी थी और अंकित खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। संजय ने अंदर आते ही धीमे से पुकारा, अंकित। बच्चा मुड़ा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्का डर था। संजय घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हारा पिता हूं। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दिल यकीन करना चाह रहा हो पर दिमाग अभी भी सवालों से भरा था। अचानक अंकित की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़ा और संजय के गले लग गया, जोर से, ऐसे जैसे बरसों से दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। पापा, आप सच में लौट आए? संजय ने उसे बाहों में कस लिया। कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा, कभी नहीं। दादी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भगवान ने आखिर सुन ली, बच्चे को उसका घर मिल गया। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे किस्मत ने लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सही रास्ता चुन लिया हो। बाहर अस्पताल की गलियारे में धीमी हवा बह रही थी और भीतर एक टूटा परिवार फिर से पूरा हो रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सामने था नया सवाल, क्या समाज और बैंक दोनों अपनी गलती स्वीकार करेंगे? और क्या अंकित के साथ हुई नाइंसाफी का हिसाब कभी पूरा चुकाया जा सकेगा? अगली सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, संजय ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सबके सामने रखी जाए। अस्पताल से डिस्चार्ज की औपचारिकताएं पूरी होते ही वो अंकित और दादी के साथ सीधा बैंक की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर अंकित चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब वो सिर्फ एक गरीब बच्चा नहीं था, वो सच लेकर जा रहा था। बैंक के बाहर पहले जैसा शोर नहीं था, पर माहौल भारी था। ग्राहक फुसफुसा रहे थे, वही बच्चा, वही मामला। जैसे ही अंकित अंदर दाखिल हुआ, वही दो महिला कर्मचारी और गार्ड ठिठक गए। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। अंकित ने धीरे से पैसे का बैग काउंटर पर रखा और शांत आवाज में कहा, मैं फिर से पैसे जमा कराने आया हूं। इस बार उम्मीद है कोई मुझे चोर नहीं कहेगा। कमरा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। गार्ड की नजरें झुक गईं। एक कर्मचारी बुदबुदाई, हमें लगा था तुम। अंकित ने बीच में ही रोक दिया, आपको लगा इसलिए आपने धक्का दिया, पानी नहीं दिया और पूरे बैंक के सामने अपमान किया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें अजीब सी ताकत थी। अगर उस दिन कोई और बच्चा होता तो शायद वो डर कर कभी बैंक वापस ना आता। तभी पीछे से संजय आगे बढ़ा। पूरा स्टाफ चौंक गया मालिक को सामने देखकर। संजय ने काउंटर पर रखी फाइल उठाई
और साफ शब्दों में बोला, इस बच्चे को आपने चोर कहा था, आज मैं बताता हूं, ये मेरा बेटा है। फिर उसने मीडिया के सामने डीएनए रिपोर्ट रख दी। कैमरे चमक उठे, भीड़ सन्न रह गई। संजय की आवाज और कठोर हो गई। गरीबी अपराध नहीं होती, अपराध है बिना जाने बिना समझे इंसान को अपमानित करना। बैंक मैनेजर सुरेश आगे आया, आंखों में शर्म लेकर। हमारी गलती थी और इसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। उसने वहीं खड़े होकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की घोषणा की। जिम्मेदार स्टाफ सस्पेंड, सार्वजनिक माफी और शाखा में ग्राहक सम्मान नीति लागू। लोगों ने पहली बार देखा कि सच्चाई जब खुद बोलती है तो सबसे ऊंचे दीवार भी गिर जाते हैं। अंकित ने बैग फिर से काउंटर पर सरकाया, हल्की मुस्कान के साथ। अब मैं पैसा जमा कर सकता हूं अंकल? कर्मचारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी, और माफ कीजिए। उस पल अंकित ने सिर्फ पैसे नहीं, पूरे बैंक को इंसानियत का सबक जमा कर दिया। बैंक के हॉल में सैकड़ों निगाहें टिकी थीं, कैमरों की फ्लैशलाइट चमक रही थी और हवा में एक अदृश्य तनाव तैर रहा था। संजय मेहता ने मंच पर खड़े होकर गहरी सांस ली, फिर भीड़ की ओर देखते हुए साफ आवाज में कहा, आज मैं सार्वजनिक रूप से एक बात घोषित करता हूं, यह बच्चा अंकित मेरा बेटा है। एक पल के लिए पूरा बैंक सन्न हो गया। फुसफुसाहटें थम गई और जिन लोगों ने कुछ दिन पहले उसे धक्का दिया था, वही लोग आज जमीन की तरफ देखने लगे। संजय ने डीएनए रिपोर्ट उठाकर सभी को दिखाई। इस बच्चे को आपने गरीब देखकर चोर कहा, लेकिन वो सच में उस पिता का बेटा निकला जिसके बैंक में आप नौकरी करते हैं। मैनेजर सुरेश आगे आया और कठोर आवाज में आदेश दिया, जिन कर्मचारियों ने बदसलूकी की उन्हें अभी के अभी निलंबित किया जाता है। बैंक ऐसी शर्मनाक हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। उन कर्मचारियों के चेहरे पीले पड़ गए। बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने कहा, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। उस दिन पूरे शहर ने एक जरूरी सबक सीखा, गरीब दिखने वालों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि अपमान से पहले शायद उनकी मजबूरियां देखना चाहिए। कर्म का हिसाब देर से सही लौटकर जरूर आता है। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दादी अब साफ सुथरे, रोशनी से भरे नए घर में रहती थीं, जहां दवाइयां समय पर मिलती, डॉक्टर खुद आकर हाल पूछते और अंकित के कमरे में पहली बार किताबों की अलमारी, पढ़ने की टेबल और सपनों के पोस्टर लगे थे। संजय ने वकीलों, डॉक्टरों और स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर सब इंतजाम कर दिया। अब तुम्हारी दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, उसने दादी से कहा। दादी की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं, भरोसे और इंसानियत से बनता है। आज तूने वही लौटा दिया। अंकित नई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने लगा। लोग अब उसे दया से नहीं, सम्मान से देखते थे। और हर शाम जब वो पढ़ाई खत्म कर बालकनी में खड़ा होता, उसे लगता जैसे किस्मत ने उसके लिए नया पन्ना खोल दिया है। कहानी यहीं आकर रुकती नहीं, बल्कि एक यकीन छोड़ जाती है। जहां अन्याय होता है, वहां सच देर से सही जीतता है, और जहां प्यार और विश्वास मिल जाए, वहां टूटे रिश्ते भी फिर जुड़ जाते हैं। यही अंत नहीं, यही नई शुरुआत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे।